आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वैशाली के लिच्छवियों पर। भारतीय इतिहास में हम सब ने वैशाली के लिच्छवियों के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य ही पढ़ा है, परंतु इसके बारे में प्रमाणित जानकारी कम मिलती है क्योंकि इतिहासकार चर्चा तो अवश्य करते हैं पर लिच्छवियों पर विस्तार से जानकारी नहीं देते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने लिच्छवियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ऐतिहासिक स्रोतों पर करते हैं। क्लासिकल एज आरसी मजूमदार की बुक है, ये बहुत ही अच्छी है। एंशिएंट इंडिया, ये भी आरसी मजूमदार की है, इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। गोरखपुर परिक्षेत्र का ऐतिहासिक परिदृश्य दिवाकर तिवारी की है ये। तो ये हैं 3 किताबें, इनसे मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इन्हें खरीद के पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो 2 हैं किताबें वो अंग्रेजी भाषा में है, उनका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। वैशाली के लिच्छवी राजाओं का मानना था कि वैशाली आधुनिक बिहार में है ये कि भूमि पर हमारे पूर्वज जंगलों को काटकर बसे थे। प्रारंभ में उन्होंने यहाँ पर रहने वाले खूंखार जंगली जानवरों को भगाया और वहाँ एक गांव बसाया था। इनके अनुसार ऐसा मानना है कि वैशाली के जो राजा हैं वो ऐसा मानते हैं कि इनके ही पूर्वज पहली बार यहाँ आगे बसे थे। उससे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पर केवल जानवर थे और जंगल था। उस जंगल को काटा था, काटने के बाद एक गाँव बसाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और उस गांव की आबादी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हुई। देखते ही देखते छोटा सा गांव एक विशाल गांव में परिवर्तित हो गया। जब इस गांव का स्वरूप विशाल हुआ तब इसे विशाला या वैशाली के नाम से संबोधित किया गया। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वैशाली के संबंध में जनमानस में एक कथा मिलती है कि वैशाली नगर को विशाल नाम के राजा ने बसाया था, जबकि यह कथा जो वो है वो जनमानस में प्रचलित है। लेकिन जो जनमानस में प्रचलित है उससे हम इतिहास नहीं मान सकते, क्योंकि जनमानस में कभी कभी ऐसी कथाएं प्रचलित होती हैं जो बिल्कुल काल्पनिक होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो वास्तविक होती हैं लेकिन वो जनमानस में ही होती हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये जो कथा यहाँ पे मिलती है कि वैशाली को किसी विशाल नाम के राजा ने बसाया था, ये जनमानस में है। वैशाली भगवान बुद्ध के समय में वज्जीगण की राजधानी थी। वज्जीगण चरवाहों का गण था। इस गण में 10 कुल थे। कभी कभी 9 कुलों की चर्चा भी की जाती है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ मैंने 10 कुल लिखे हैं। 10 कुल मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि उस बुक में 10 कुलों की ही जानकारी है, लेकिन कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि 9 कुलों की जानकारी दी जाती है। इन कुलों ने अपना एक महासंघ भी बनाया था। बज्जीगढ़ की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। आधुनिक रूप से इन सीमाओं का आकलन किया जाए तो आधुनिक चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण जिले के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत आती थी। वज्जीगढ़ राज्य के लोग बहुत ही बहादुर और स्वाभिमानी थे। ये जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, ये सब आधुनिक कहाँ है? बिहार में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर वज्जियों के केवल 9 कुलों की ही चर्चा की जाती है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आप लोग ध्यान रखें इसे। ये कुल आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। इन सभी कुलों के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि शासन करने के लिए चुना जाता था। उसे वो क्या कहते थे? राजा कहते थे। किसको? प्रतिनिधि को राजा कहते थे। वैशाली के गण परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो समय समय पर बदलती रहती थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने निश्चित संख्या भी 7707 लिखी हुई है, जबकि अन्य जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि समय समय पर ये संख्या कम बढ़ होती रहती थी। वैशाली के लिच्छवियों का गण परिषद भवन वैशाली नगर के ठीक मध्य में था। वैशाली जो नगर था उसके ठीक बीच में क्या था? गण परिषद भवन था। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि बुद्ध के समकालीन जितने भी गण थे उन सभी गणों में वैशाली गण सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के समय जितने गण मिलते हैं उन सभी गणों में सबसे ज्यादा ताकतवर यही था।
1862 में जनरल कनिंघम ने लिच्छवियों के वैशाली को खोजने का प्रयास किया था। सबसे पहले कनिंघम ने वनिया वसाड़ टीले पर कदम रखा था। जनरल कनिंघम ने वहां का उत्खनन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस तरह से कनिंघम ने वैशाली के उस स्थान को खोजा जहां पर भगवान बुद्ध ने अनेकों बार प्रवचन दिए थे। ये भी आपको समझना है क्योंकि इसके संबंध में कई और भी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। जब आप कनिंघम के द्वारा लिखी गई बुकों को पढ़ेंगे उसमें ये जानकारी खूब अच्छे से मिलती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप उन्हें जरूर पढ़ें। जनरल कनिंघम ने अशोक स्तंभ, बुद्ध की मूर्तियां और कूटागारशाला को भी खोज निकाला था। इन सभी स्थलों का वर्णन चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण में भी मिलता है और इन्हीं यात्रा विवरणों के आधार पर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। ये भी आपको समझना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1904 में वैशाली का उत्खनन कराया गया। उस समय गुप्तकालीन भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। इसके कुछ समय पश्चात 1914 में फिर से उत्खनन कार्य किया गया। इस उत्खनन में लिच्छवी राजाओं के द्वारा बनवाए गए एक स्तूप को निकाला गया था और यह स्तूप लिच्छवी राजाओं ने भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी समय का है, ये समकालीन माना जाता है इसको। आज भी है, आज भी आप देख सकते हो। यहाँ से कई और प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। कभी कभी लोग ऐसा कहते भी हैं बुद्ध के समकालीन कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। मिलते तो अवश्य हैं, लेकिन लोग उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। लिच्छवी गण के उत्तर में मगध का राज्य था। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी बांटती थी। यह गण गंगा नदी के ऊपरी भाग यानी नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। भगवान बुद्ध का लगाव वैशाली से अधिक था क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा समय वैशाली में ही बिताया था। वैशाली के राजाओं ने भगवान बुद्ध के लिए अनेक विहारों का निर्माण भी करवाया था जो बहुत सुंदर विहार थे। दीघ निकाय से गौतम चैत्य, साधनंद चैत्य, महावन कूटागारशाला, उदयन चैत्य, बहुपुस्तक चैत्य, सतंब चैत्य आदि की जानकारी मिलती है। इन सभी चैत्यों में बहुपुस्तक चैत्य प्रसिद्ध था। इस चैत्य के पास एक वट वृक्ष था जहां पर स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए मनौती करती थी। मनौती पूरी हो जाने पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के लिए पत्थर के छोटे छोटे मनौती स्तूपों का निर्माण करती थी। इसी कारण यह चैत्य बहुत प्रसिद्ध था। मनौती स्तूप के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मनौती स्तूप ठीक बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा शिवलिंग दिखाई देता है। अगर आप कभी किसी ऐतिहासिक स्थल पर गए हो तो वहां आपको मनौती स्तूप देखने को जरूर मिलेगा और आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। ज्यादातर सामान्य जो व्यक्ति हैं दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं और वो उसे शिवलिंग समझने लगते हैं जबकि वो मनौती स्तूप है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैशाली की नगर वधु अम्बपाली जो एक वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी, उसने आम के वनों में एक चैत्य का निर्माण करवाकर भिक्षु संघ को दान दिया था और स्वयं बुद्ध की शिष्या बन गई थी। ये तथ्य भी कई बार उठाया जाता है। वैशाली का वालुकाराम चैत्य भी बहुत प्रसिद्ध था। ये भी आपको ध्यान रखना है और उसी में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद किया गया था। ये प्रश्न कई बार लोगों ने उठाया भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मैंने कई बार आपको जानकारी भी दी है। हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति में लिखा है मल्ल और लिच्छवी व्रात्य क्षत्रिय हैं, जबकि बौद्धों की तिब्बती परंपरा में लिच्छवियों को क्षत्रिय राजा लिखा गया है। व्रात्य क्षत्रिय का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, वो क्षत्रिय जो वैदिक परंपरा का नहीं है, वो क्षत्रिय। वैसे क्षत्रिय नहीं कहूंगा, मैंने क्षत्रिय कहूंगा। क्षत्रिय और क्षत्रिय में बहुत फर्क होता है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो ही बनाया है, आपने अगर देखा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा। इस पर मैंने बड़े अच्छे से आपको जानकारी भी दी है। लिच्छवी सिंह को यानी शेर को अपनी शक्ति का प्रतीक मानते थे, इसीलिए लिच्छवियों ने सिंह को अपने झंडे पर प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था। यानी उनके झंडे पर शेर छपा हुआ था और उसी शेर को वो क्या मानते थे? अपना प्रतीक मानते थे। वैशाली के लिच्छवी।
बाद में शिशुनाग वंशी राजाओं और गुप्त राजाओं ने भी सिंह को प्रतीक के तौर पर ग्रहण किया। प्राचीन समय में लंका का नाम सिंघल द्वीप था, जो सिंह पर ही आधारित था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिच्छवी शब्द की उत्पत्ति वैशाली क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लिच्ची के वृक्षों से मानी जाती है। लिच्छवियों ने लिच्ची के वृक्ष को अपनी पहचान के तौर पर प्रयोग किया। इसी लिच्ची के वृक्षों से वह लिच्छवी कहलाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे लिच्छवियों के बारे में कई बड़ी बड़ी कथाएं भी मिलती हैं कि लिच्छवी ये इसलिए कहलाए, ये शब्द है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो वास्तविक है और सही भी है। पुराने जमाने के लोग थे, वो अपने आप को या तो जानवरों से जोड़ते थे या प्राकृतिक चीजों से अपने आप को जोड़ते थे, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। लिच्छवी प्राचीन गणतांत्रिक खत्तीय थे। इनके वैवाहिक संबंध शाक्यों, मौर्यों और मल्लों के साथ थे। लिच्छवी गणराज्य के राजा भगवान बुद्ध को बहुत महत्व देते थे। भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में वैशाली को छोड़कर कुशीनारा जाने लगे, तब वैशाली गण के लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े थे। भगवान बुद्ध ने उन्हें बहुत समझाया और वापस लौटने को कहा, परंतु वह कई मील दूर तक उनके पीछे चले। उनकी श्रद्धा को देखकर भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लिच्छवियों को दे दिया था और उन्हें वापस वैशाली लौटने को कहा था। भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को जिस स्थान पर पात्र दिया था, उस स्थान पर लिच्छवी राजाओं ने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। इस स्तूप को केसरिया स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस स्तूप का नाम भी सुना होगा। पूरा वैशाली बौद्ध विहारों से भरा पड़ा था। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमिता का विवाह लिच्छवी राजा अग्निवर्मन के साथ किया था तथा उसके लिए देवपाटन नाम का नगर भी बसाया था। वर्तमान समय में वैशाली के लिच्छवियों के उत्तराधिकारी कुर्मी और चनौ जाति के लोग हैं। वैदिक ग्रंथों में इन्हीं लिच्छवियों को शूद्र कहकर अपमानित किया गया है। चनौ जाति कुर्मी खत्तीय जाति के अंतर्गत शामिल है तथा इनकी पहचान चनौ कुर्मी के रूप में भी है। बिहार के कुर्मी, जिन्हें अवधिया भी कहा जाता है, वह मूल रूप से खत्तीय लिच्छवी हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, इन चीजों को बड़े ध्यान से आपको समझना है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा से देख सकते हो। और जो लोग बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वीडियो में क्या कहा है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी।